बात चीन के चाल, चरित्र और चेहरे की करेंगे आज हम। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर तो हैं, लेकिन ये अप्रत्याशित भी है। सेना प्रमुख ने स्पष्ट कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि चीन के साथ सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक वार्ता जारी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए आप। Right, so in a single sentence, if I were to describe, I'll say the situation is stable but unpredictable. ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एलएसी पर आर्मी चीफ का अलर्ट है और इस अलर्ट के मुताबिक समझ लीजिए पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल पांडे ने कहा कि चीन के साथ अगली वार्ता का उन्हें इंतजार है। दोनों देशों के बीच ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गलवान के बाद से 16 बार सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है। सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि चीन के साथ टकराव के 7 में से 5 पॉइंट को वार्ता के जरिए सुलझा लिया गया है, लेकिन एलएसी के उस पार चीनी सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। भारत और चीन के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता में सेना डेमचोक और डिप्सांग मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। इस साल सितंबर महीने में भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट 15 से पीछे हटे थे। Right, so I mean we all know what the Chinese say and what they do is quite different. So I mean it's also part of the deception or their nature, their character. Right, so we only what they say or what they articulate, we need to just, but perhaps we need to focus on their actions rather than what is there in the written text or written scripts or their articulation. Perhaps then we'll not go wrong. आर्मी चीफ का इशारा सिर्फ भारतीय सैनिकों को तैयार रहने भर का ही नहीं, बल्कि मैसेज चीन को भी है कि अगर एलएसी पर विश्वासघात करने की कोई भी कोशिश की तो उसका अंजाम चीन को भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो कुछ सवाल है वो भी आइए आपको बताते हैं। अपनी फितरत से कब बाज आएगा चीन, ये वो तमाम सवाल हैं। चीन पर भरोसा नहीं, कार्रवाई की अब जरूरत है क्या? हर बार चीन का रवैया अप्रत्याशित क्यों? और चीन का पक्का इलाज कब? ये वो तमाम सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे इस पर हम बातचीत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोविंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म प्रकाश दुबे, संवाददाता हैं बाली से, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं ब्रह्म प्रकाश आपका रुख करती हूँ। तमाम मेहमान का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। उनका हम बाली रुख करेंगे, अपडेट आपको हम देंगे, लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से आर्मी चीफ की तरफ से बयान दिया गया है, तो चीन का पक्का इलाज आखिरकार कब? क्योंकि चीन कहता कुछ है, करता कुछ है, उसकी कथनी करनी हमेशा बिल्कुल अलग होती है, विपरीत दिशा में होती है। प्रीति, जो आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। चीन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहेगा और वो हमेशा उसकी राजनीति या कूटनीति बॉर्डर्स पे रही है हमारे देश के साथ और कई देशों के साथ। आप ताइवान वगैरह के साथ भी देखिए। जहां तक हमारे देश के साथ सवाल है, मेरे को लगता है कि अभी आपका सवाल बहुत क्लियर है कि कैसे इनको हमेशा के लिए डील किया जाए। देखिए, दुश्मन एक रियलिटी है। चीन हमारा दुश्मन है नदन बॉर्डर्स में और हमको उनके साथ को एग्जिस्ट करना है, वो रियलिटी है। अब डील कैसे किया जाए हमेशा के लिए? देखिए, सबसे पहली तो है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, उसमें कोई शक नहीं है। और हमारी सेना, चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो या सेंट्रल सेक्टर हो या सिक्किम सेक्टर हो या अरुणाचल सेक्टर हो, पूरे सेक्टर में चीन के साथ अच्छी हमारी तैयारी है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस बहुत जरूरी है, वो अभी हर सेक्टर में डिप्लॉयड है। तो ऑपरेशनल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एक पक्का इलाज है। दूसरा है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप।
देखिए, यूक्रेन युद्ध में बहुत साफ उभर के आ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, खासकर आप ज़ेलेंस्की को देखिए, लोगों ने उनके लिए क्या क्या नहीं बोला, लेकिन आज उन्होंने अपने देश को पूरा जोड़ा हुआ है और उनकी सेना और उनके लोग साथ में खड़े हुए हैं। लोग यहाँ तक बोलते थे कि उनके खिलाफ लोग मतलब वहाँ के लोग उनके साथ म्यूटनी करेंगे और भाग जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर रखा है। तो हमारे पूरे देश को हमेशा एकजुट होकर रहना पड़ेगा। हर देशवासी हिंदुस्तानी है और हमारी कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनका सबसे बड़ा एक वो है कि लोगों को यूनाइट करके रखें। जब देश यूनाइट होता है तो सेना भी मजबूत तौर से लड़ती है। ये एक मोरल के लिए बहुत ऊंचा फैक्टर है। तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बड़ी हमारी अच्छी राजनीति चल रही है कि आज हम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं और हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंस या सेल्फ डिपेंडेंसी जो होती जा रही है वो बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है चीन पे हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और एक स्टेज ये आना चाहिए कि चीन को, बल्कि हमको ललकारना चाहिए, हमको उनको रिक्वेस्ट ठीक है सर। और वो चीज हमने देखा भी है, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टैंड भी इस पे क्लियर किया है, और सही बात है कि डिपेंडेंसी जो पहले चाइना पे होती थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है। देखिए, पूरी तरीके से बंद नहीं है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन खत्म जरूर हुई है। हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। संजय मेस्टन जी, सर आपका भी मैं इस पे पक्ष जानना चाहूंगी, क्योंकि चीन को लेकर के हमेशा से कोशिश, संजय मेस्टन जी से हमने जवाब दिया, उसके अलावा मैं अशोक सज्जनहार जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। संजय मेस्टन जी को सुना आपने, 3 ऑप्शंस उन्होंने दिए, 3 बातें उन्होंने कही है कि कहां कहां हमें अभी यहां स्टैंड लेने की जरूरत है, और बिल्कुल वो स्टैंड हमारा क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। आपका क्या कहना है सर, आपका क्या ओपिनियन है चीन के इस रवैये को लेकर के? क्योंकि चीन से और भारत, देखिए हमेशा से, चाहे हमारे प्रधानमंत्री भी हर मंच से यही कहते रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच के वॉर को लेकर के भी, कि वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, आखिरी विकल्प होता है जब आप नहीं समझने को तैयार होते हैं। सामने वाले का आक्रामक व्यवहार जब शांत नहीं होता है और बात जब अपने देश पे आती है तो इस दिशा में बढ़ना हमारी मजबूरी होती है। चीन से तो बार बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रवैया उसका देखिए, हमारे आर्मी चीफ ने भी ये चीज कहा, आज भरोसा ही नहीं कर सकते हम। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिया, और मैं 2 बातें शुरू में कहना चाहूंगा। एक तो जो आर्मी चीफ ने कहा, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और उन्होंने इतने साफ शब्दों में ये कहा है, जो वो कहता है और करता है उसमें बहुत अंतर है। तो हमें चीन के एक्शंस को देखना चाहिए, न कि चीन की जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं जो कहता है। तो कहता तो बहुत है, जो भारत को हम पूरे अंतर्राष्ट्र में, विश्व में जो उसका रोल है वो पूरी तरीके से होना चाहिए, परंतु जो उसका काम है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं आने देना, UN NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं बनने देना, तो हमको ये देखना है वो कहता क्या है। दूसरी बात जो जनरल मेस्टर ने कहा, मैं तीनों बातों से बिल्कुल ही उनके सहमत हूं, जो बिल्कुल ये हमको काम करना चाहिए। आखिरी बात जो कि वो पूरी नहीं कर पाया, उसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। ये केवल हमारी चीन के ऊपर निर्भरता की बात नहीं है, परंतु उससे ज्यादा जो हमारा आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति कैसे हो रही है। देखिए प्रिया, अभी हम भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर आ गई है। हम $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, परंतु चीन अभी भी 16-17 ट्रिलियन इकोनॉमी है, मतलब हमसे करीब 5 गुना बड़ा है। और इसी की धमकी वो हमेशा देता है। जो भारत जो है वो एक छोटी अर्थव्यवस्था है चीन के बनिस्बत, चीन के मुकाबले, तो उसको अपना जो स्तर है उसी पर रहना चाहिए। तो हमको सबसे ज्यादा अहमियत जो और 2 बातें उन्होंने कही हैं, और मैं ये कहूंगा हमारी लीडरशिप तो आजकल बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत बोल्ड है, करेजस है, असर्टिव है। इसीलिए देखिए पिछले 20-30 साल से जो चीन की सलामी स्लाइसिंग जिसे कहा जाता है वो चल रही थी, वो 2017 में डोकला में हमने उन्हें रोका है और 2020 में गलवान में हमने उन्हें रोका है। तो इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब इकोनॉमिक बिल्कुल अशोक जी, देखिए इंटरनेशनल मंच पे भी चीन का स्टैंड कभी क्लियर नहीं रहा हो, चाहे भारत आतंकवाद का मुद्दा उठा रहा हो वहां भी चीन का स्टैंड क्लियर नहीं रहता है। और बाकी चीजों पर तो छोड़ दीजिए, LAC को लेकर के गलवान में जो कुछ भी हुआ है वो कोई भूल नहीं सकता कभी भी। आप सभी का मैं रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे भी बाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी हम रुख करते हैं। देखिए बड़ी बात यह भी है कि कल शाम प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए
लिए बाली रवाना होंगे और इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देश भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देश के नेताओं के साथ अहम मुद्दों और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी देखिए विचार विमर्श करेंगे जब सबसे मुलाकात होगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक जानकारी भी नहीं आई है, लेकिन खास बात यह है कि इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। और उससे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे ये बयान आर्मी चीफ का कि चीन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते चीन को। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख की सुबह को जो है बाली पहुंच जाएंगे। इस सम्मेलन में जो अलग अलग सत्र हैं, 3 सेशन हैं, 2 सेशन जो हैं वो 15 को है, एक लास्ट सेशन है वो 16 को है। तो तीनों सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग भाग लेंगे। इसके साथ ही कई नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी है, अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। तो अभी इस बात की कोई अभी गारंटी नहीं है, तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हो, क्योंकि कई नेताओं के साथ, जैसा हमारे सोर्सेस ने जानकारी दी है कि विश्व के कई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत इस जो है समिट के में अलग से होंगी। तो उस बात पर सभी की नजर लगी हुई है। जहां तक देखिए चीन की बात है, तो जितने भी इंटरनेशनल फोरम है, SCO की बात कर लीजिए आप, अब G20 समिट की बात कर लीजिए, भारत चीन को लेकर अपने रुख को बिल्कुल साफ कहता रहा है कि जो भारत और चीन के संबंध बिगड़े हैं उसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। भारतीय विदेश मंत्री के बयान जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था चीन को लेकर, उसको याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर आए, इसकी जिम्मेदारी भी चीन पर ही है, क्योंकि चीन के ही एटीट्यूड के चलते ये दोनों देशों के संबंध पटरी से उतरे हैं। जहां तक देखिए G20 के बाली में जो होने जा रहा है समिट, उसकी बात है तो दुनिया भर की निगाहें इस समिट पर इसलिए भी लगी है क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड क्राइसिस चल रही, देशों की अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल चल रही है। लिहाजा सभी की निगाहें समझते हैं कि क्या कोई इस युद्ध का समाधान ही मंच से निकलेगा। हालांकि रूस के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं हो रहा है, वर्चुअली शामिल होंगे। यूक्रेन के जो है प्रधानमंत्री वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का G20 के मंच पर माहौल रहेगा उसको लेकर दुनिया देखेगी किस मंच से क्या क्या होता है। क्योंकि दुनिया भर फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, शी जिनपिंग होंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। देखिए देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की गई है, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज कभी भी नहीं आता है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख कर लूं। तेज टिकू जी, सर आपसे भी मैं इस पूरे मामले को लेकर के चाहूंगी आप अपनी भी प्रतिक्रिया सामने रखिए, क्योंकि चीन को लेकर के किसी भी देश को चीन के ऊपर भरोसा कर पा रहा मुश्किल इस वक्त, और चीन तो अमेरिका को भी आंख दिखा चुका है ताइवान के मामले पर। देखिए, जो बातें जनरल वेस्टन साहब ने कही या सज्जनार साहब ने कही है वो बिल्कुल करेक्ट है, और मैं इन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो कहा वो भी बिल्कुल क्लियर है। हमें एक दो बातें चीन के बारे में सोचनी पड़ेगी। अगर आप देखें उनकी हिस्ट्री, खासकर जो इंडिया के साथ है, जो अप्रैल 20 से पहले का रवैया था, वो क्या करते थे, वो समर के महीने में, गर्मियों के महीने में जब थोड़ा वातावरण वहाँ ठीक हो जाता है तो वो आकर हमारे एरिया में घुस जाते थे, फिर हम वापस उनको धकेलते थे। तो ऐसे करते ये चलता जाता था। लेकिन अप्रैल 20 में उन्होंने क्या किया, वो अंदर आए और वापस नहीं गए। तो उन्होंने ये सोचा कि ये 1962 या प्री 2014 का इंडिया है, तो इंडिया रिकनसाइल करेगी उनके ऑक्यूपेशन के साथ, बट ऐसा हुआ नहीं। और हमने उनको आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में मिरर डिप्लॉयमेंट किया। अगर उन्होंने 10 आदमी लगाए, हमने भी 10 आदमी लगाए। अगर उन्हें आर्मर डिप्लॉय किया टिबेटन प्लेटू में, हमने भी आर्मर डिप्लॉय। तो हमने अपनी पूरी सैन्य शक्ति उनको दिखाई, और उसके बाद कैलाश हाइट्स को हमने कैप्चर करने के बाद उनको मजबूर किया कि वो पेंगोंग सॉन से फिंगर 1 to 8 जो है वैकेट करें। लेकिन अब प्रॉब्लम है डेप्सांग के इलाके में, और जो वहाँ पर हमारे पीपी पॉइंट्स हैं 10 से लेकर 13 तक, वहाँ हम जा नहीं सकते, और वहाँ हम जाते थे अप्रैल 2020 से पहले, क्योंकि डेप्सांग प्लेन उन्होंने कैप्चर किया है। तो अगर ऐसी स्थिति है, और दूसरा शी जिनपिंग को तीसरा टेन्योर मिला है, तो चीन तो यही करेगा। तो दैट इज व्हाई चीफ ने बोला ये अनप्रेडिक्टेबल है। मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ।
जब आप चीन के सामने ऐसा महसूस करवाएंगे चीन को कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो उसका नाजायज फायदा उठाता है। यही उन्होंने 62 में किया और अप्रैल 2020 भी इन्होंने यही किया। अगर हमने क्लियर डिप्लॉयमेंट नहीं की होगी, अपने ट्रूप्स को बढ़ाया नहीं होता, विंटर में उनको वहीं नहीं रखा होता, मैं 100% आपको गारंटी करता वो दोबारा आ जाते। अगर आप ताइवान को भी देखेंगे, ताइवान में उन्होंने तकरीबन हमला किया था ताइवान को कैप्चर करने के लिए, और उनकी स्टेटमेंट भी वही थी। लेकिन जब अमेरिका ने अपना फ्लोटिला भेजा वहां पर, जापान से सतर्क हो गया, तो और अमेरिका ने बोला कि अगर आप ताइवान के ऊपर कोई भी कार्रवाई करोगे तो हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा पेलोसी के जाने के बाद उनका क्या रुख था, और फिर जब अमेरिका ने मिरर डिप्लॉयमेंट करी साउथ चाइना सी में, तो आपने खुद देखा कि उन्होंने अपने वापस ले लिया। तो मतलब ये है कि चाइना बहुत लॉन्ग टर्म सोचता है, और जो बातें, इसका इलाज यही है कि हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता हो, हम आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत बने कि अगले 2-5 साल में, मुझे नहीं लगता, ये तो बहुत विशेषज्ञ बात है, वो बता पाएंगे, क्योंकि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है अभी, चाइना 18-19 जो सज्जनार साहब ने बताया। तो आपको अपने आप को इकोनॉमिकली इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है हम, और जिस तरीके से लीडरशिप की भी बात हो रही है कि एकजुट होना पड़ेगा ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए देश के भीतर ही, आप इन चीजों पे ना उलझे रहे। एलएसी को लेकर के किस तरीके से राजनीति भी हुई है देश में, हमने देखा है जो गलवान घाटी में हुआ था, उसके बाद सरकार का जो स्टैंड रहा था, उसको लेकर के ही सरकार को तमाम पॉलिटिकल पार्टियां घेरती नजर आई थी। रुबिंदर सचदेव सर, मैं आपका रुख कर रही हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप, इस चीज को आप बखूबी समझा पाएंगे कि जब देश के भीतर ही एकजुटता नहीं है तो कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है इंटरनेशनल फोरम पे, जब आप अपने देश को, अपनी लीडरशिप को आप सामने रख रहे होते हैं, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार होते हैं, चीन जैसे देश का सामना आप कर रहे हैं, हर चीज का विरोध कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है उस वक्त। ये सारी चीजें जरा आप समझाइएगा, क्योंकि चीन से हमेशा हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, चीन की तरफ से क्या उसका रिएक्शन देखने को मिला ये हम सब ने देखा है, क्या उसने एक्शन लिया है। तो डायलॉग भी, और आप एलएसी पर, यानी कि कहावत है कि आप एक तरफ से मुख में राम बगल में छुरा जो हम कहते हैं, वही रवैया चीन का है। इससे कैसे बाज आएंगे और चाहता क्या है चीन? थैंक यू, डीप क्वेश्चंस एंड अ डीप डिस्कशन। थैंक यू, ब्यूटीफुल पैनल, इतने वाइज माइंड्स हैं। आई विल ऐड अ फ्यू थिंग्स। आगे पीछे कहूंगा नॉट कि पहले वो करो, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमें एक साथ करनी है, और काफी चीजें ऑलरेडी हमारे पैनलिस्ट कह चुके हैं। मैं सबसे पहले एक चीज कहूंगा, वी शुड ट्राई एंड अवॉइड वॉर फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, अगर हम अवॉइड कर सके। अगर चाइना ने कुछ करा ठीक है, जवाब दे, बट मिलिट्री एंगल से, स्ट्रैटेजी एंगल से हमारा विचार ये रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हमारे सारे पैनल कह रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाइए, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से बढ़ाइए, अपने वेपन सिस्टम्स, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, साइंटिफिक R&D तेजी से, और वॉर अवॉइड कीजिए अगर कर सके। बट अगर आती है तो हम लड़ेंगे पूरा। 1 सेकेंडली, ये जो पर्सपेक्टिव है कि चाइना से बाय द वे हमारा आत्मनिर्भर हम ज्यादा हो गए और हमने कम कर दिए, ये गलत परसेप्शन है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चाइना इंडिया का बायलैटरल ट्रेड पिछले 9 महीने में पिछले साल से 15% बढ़ा है। ओके, चाइना से डीकपल होना आसान नहीं है, अमेरिका भी नहीं कर पा रहा, हम भी नहीं कर पा रहे, बट यस हमें वो विचार रखना है और उस रास्ते पे चलना है, राइट। तीसरी बात, हमें कंट्री के अंदर मेजरली चाइनीज लैंग्वेज सिखानी है। हमें अपने दुश्मन के बारे में पता ही नहीं तो हम करेंगे क्या? हमें उनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया को ट्रैक करना है, चाइनीज लैंग्वेज हमें पता हो। अगर हम स्पाइंग करते हैं, हम उनकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट भी कर ले, इलेक्ट्रॉनिक को, अगर हमारे पास चाइनीज समझने वाले नहीं होंगे तो हम क्या समझेंगे? आज की वॉर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इंटरसेप्शंस की है, राइट। तो मेजरली चाइनीज लैंग्वेज देश में हमें बढ़ानी चाहिए। अब एक पॉइंट जो अभी आ रहा था, आपने कहा था, एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस डन, कि हमारी कंट्री दुनिया में क्या कह रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं। मेरे विचार से हम 2 चीज करनी चाहिए हमें बिग पिक्चर में। मोदी जी ने कहा है, और ये युग युद्ध का नहीं है, यस, तो ये युग है किस चीज का? ये युग है जियो और जीने दो का कोएग्जिस्ट करने का, जो हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में चाइना और हमको कोएग्जिस्ट तो करना है भाई, हम कहां जाएंगे?
ओके नाउ ये बड़ी पिक्चर लेके भारत एक तो ओवरऑल एज फॉरेन पॉलिसी की ये युद्ध का नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर्स, दिस इज द एरा टू लिव एंड लेट लिव अमंग मैनकाइंड एंड विद मैनकाइंड एंड नेचर ऑल्सो। क्लाइमेट चेंज किया और अगर हम मदर नेचर को नहीं जीने देंगे वो हमें नहीं जीने देगी। ओके नाउ दैट सेड, अब चाइना के साथ जैसे आप कह रही थी कुछ डायलॉग का हमें थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए। आई रियली बिलीव वॉर की पूरी तैयारी कीजिए, सब कीजिए। मेरे विचार से पीस या पीस की बात भी एक टूल होता है स्ट्रेटेजिक वे भी। तो उसमें एक आइडिया जैसे अभी हमारा गलवान में जहां हो रखा है, दोनों फोर्सेस पीछे हटके बीच में एक नो मैंस लैंड है 3-4 स्क्वायर किलोमीटर, जितना भी हमारे एक्सपर्ट्स को पता है। क्यों ना हम कहें कि ऐसे जो इलाके जो ना वो जिसमें वो जा रहे ना हम जा रहे हैं उसको गार्डन ऑफ पीस बनाइए। चाइना को बोलिए भाई जहां जहां डिस्प्यूट है चलो कोशिश करते हैं, बट बातें चाइना मानेगा नहीं। बट यह है कि हमारे पास टूल है ना, थॉट लीडरशिप है। और इसके अलावा डेफिनेटली ऐसे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स जैसे बात हुई, जिन जिन फोरम से हम कंबाइन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, all of that is there, but these are a few things I wanted to share. आपने कहा गार्डन ऑफ पीस की बात सर रुबिंदर सचदेव जी, और फिर आपने हालांकि इस चीज को बताया भी कि चाइना कभी मानेगा नहीं। तो ये उम्मीद हम कभी चाइना से कर नहीं सकते हैं सर। हमने हमेशा तो बातचीत करने की शुरुआत की, पूरे देश ने वो तस्वीर देखी थी जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। तमाम राजनीतिक जितनी भी बयानबाजियां हुई थी उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए किस तरीके से दिल्ली से, देश की राजधानी से वो तस्वीरें देश भर में गई थी, हम सब ने देखा था। और उसके जाते ही वो गलवान में जो घटना घटी उसको भी हम कभी भूल नहीं सकते। हमने सोचा नहीं था इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। आप एक तरफ डायलॉग करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से आप एक्शन ले रहे हैं और ये आपके जहन में है। तो चीन से बातचीत तो कभी रास्ता मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। लेकिन एक चीज जो आपने कही है कि आज नहीं तो कल देखिए वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और खास करके उस वक्त में जब हम इतनी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अभी हम 5वें पायदान पर हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। उस सिचुएशन को हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। और हमने ताजा उदाहरण भी देखा है यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर का, कि इकोनॉमी कैसे तहस नहस हुई है, कितनी ज्यादा मुश्किलें उन दोनों देश के सामने खड़ी हुई हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।